एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी कमजोरी हो और धोखाधड़ी काबिल तारीफ। जब जासूसों और दहशतगर्दों का बेरहम माफिया पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करता है, तो एक नौजवान जो पुलिस के लिए मतलूब, वांटेड, इंटेलिजेंस की नजर में दहशतगर्द, कौम के लिए गद्दार, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, जब उसे कहा गया कि मुल्क से गद्दारी करो और अपनी जान बचा लो, तो वो इनकार कर देता है। Let's find him. और उन्हीं गद्दारों और मुल्क के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन करार पाने के बावजूद वो अपनी कौम की इकलौती उम्मीद बन जाता है। अपनी आज़ादी से बढ़कर किसी मकसद के लिए लड़ने वाला, मुल्क दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए जान की बाजी लगा देने वाला बाजीगर। वहां बहुत से लोग खड़े थे, मगर वो सब चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। उनके तेवर मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। अचानक मुझे सरपट दौड़ता हुआ एक घोड़ा दिखाई दिया। मैं दरख्तों से घिरी हुई एक पगडंडी पर खड़ा था। घोड़ा यूं सरपट मेरी तरफ भाग रहा था जैसे वो मुझे अपने सुमो तले रौंद डालेगा। वो जो ही मेरे नजदीक पहुंचा, मैं उछलकर एक तरफ हुआ और पलक झपकते में उसकी पीठ पर सवार हो गया। मुझे घोड़े की सवारी का तजुर्बा तो था, मगर घोड़े की नंगी पीठ पर कभी सवारी नहीं की थी। घोड़े की चिकनी खाल मुझे जमकर नहीं बैठने दे रही थी और मैं बार बार दाएं बाएं फिसल रहा था। मैंने उसकी गर्दन को मजबूती से थाम लिया। वो घोड़ा इंतहाई सरकश था, मगर मैंने किसी न किसी तरह उसे काबू में कर ही लिया। अचानक एक मोड़ से एक घुड़सवार नमूदार हुआ। उसके हाथ में पुराने जमाने के जंगजू सिपाहियों की तरह का नेजा था। उसने चीख कर कुछ कहा, मगर मेरी समझ में कुछ ना आया। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दायां शाना उखड़ गया हो। ताकुब करने वाले ने पीछे से नेजा मुझे खींच मारा था। मैंने गर्दन घुमा कर देखा, नेजा मेरे शाने में पैवस्त होकर आर पार हो गया था। नेजा खाते ही मैं जमीन पर गिरा और बेख्तियार मेरे हलक से एक चीख बुलंद हुई। फिर कोई मुझे बुरी तरह झंझोड़ने लगा। कामरान, कामरान, क्या हुआ? एहसान मुझ पर झुका हुआ पूछ रहा था। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार थे। मैंने बेख्तियार बाएं हाथ से अपना जिस्म टटोला के नेजा निकालूं, मगर वहां कुछ भी नहीं था। एहसान ने कहा, क्या तुमने फिर कोई ख्वाब देखा है कामरान? फिर हंसकर बोला, आइंदा से तुम बेड की बजाय नीचे ही सोया करो। बेड से गिरना कभी कभी बहुत तकलीफ देता है। या मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे लिए खुसूसी बेड बनवा लेता हूँ, बच्चों वाले बेड की तरह, जिसमें चारों तरफ हिफाजती फ्रेम होता है। मैं उठकर दोबारा बेड पर बैठ गया और उससे एक गिलास पानी मांगा। आंख खुलते ही मुझे एहसास हो गया कि मैं कराची में नहीं, बल्कि भारत के शहर इलाहाबाद में हूँ और यहाँ की तमाम खुफिया एजेंसियां मेरी तलाश में हैं। मेरी वजह से इन लोगों पर भी मुसीबत आ सकती है। उसी वक्त मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई तो एहसान उठकर खड़ा हो गया। बोला, मैं जरा नमाज पढ़ लूं। तुम सोना चाहो तो दोबारा सो जाओ, नींद नहीं आ रही है तो मैं कॉफी बनवाए देता हूँ। मेरे जी में न जाने क्या आई कि मैंने एहसान से कहा, एहसान, आज मैं भी नमाज पढ़ूंगा। एक तवील अरसा हो गया अल्लाह ताला से ताल्लुकात मुनक़ता किए हुए। एहसान ने कहा, यह तो वाकई बहुत खुशी की बात है। ठहरे, मैं वुजू के लिए पानी गर्म करवा दूं। मैंने कहा, नहीं एहसान, इसकी जरूरत नहीं है। मैं बूढ़ा तो नहीं हो गया कि ठंडे पानी से वुजू भी ना कर सकूं। वुजू करके मैं मुद्दतों के बाद नमाज के लिए खड़ा हुआ तो मुझ पे अजीब सी सरशारी की कैफियत थी। मैंने बरसों के बाद उस रब्बे कायनात के हुजूर सर झुकाया तो मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। मुझ पे इतनी रिक्कत तारी हुई कि हिचकियां बंद गईं। नमाज से फारिग होकर दस्ते दुआ बुलंद किए तो एक बार फिर आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। मैंने रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैंने अब तक जितने गुनाह किए हैं उन्हें अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े माफ़ फरमा। अगर मैं हक पर हूं तो मुझे उम्र तवील अता फरमा और दुश्मनों पर गलबा अता फरमा, और अगर मैं जुल्म और ज्यादती का मुर्तकिब हो रहा हूं तो मुझे इसी लम्हे मौत दे दे। या अल्लाह, मैं भागते भागते बहुत थक गया हूं। अगर मैं सही रास्ते पर हूं तो मुझे नया हौसला और तवानाई अता फरमा, वरना मेरी इस गुनाहगार हस्ती को नाबूद फरमा दे और मेरी रूह को सुकून अता फरमा। मेरे गुनाहों को बख्श दे और मुझे सुकून अता फरमा मेरे मालिक। मैं दुआ मांगकर फारिग हुआ तो एहसान ने बढ़कर मुझे सीने से लगा लिया और बोला, हाफिज इनायत अली फरमाते हैं कि नमाज में गिरिया उजारी आरफीन और मुत्तकी लोगों की अलामत है। तुम खुशकिस्मत हो कि रात की नमाज में रो लेते हो। अल्लाह ताला को बंदे की यही आजिज़ी तो पसंद है। और तुम तो मुजाहिद हो, वतन दुश्मनों का सर कुचल रहे हो। तुम जुल्म और ज्यादती के मुर्तकिब कैसे हो सकते हो? फिर एक मुलाजिम चाय और गर्मा गर्म पूरियां ले आया।
नमाज पढ़ने के बाद मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। जहन से एक अनजाना सा बोझ हट गया था। मैंने बहुत रगबत से गरम गरम पूरियां खाई और चाय पीने के बाद सिगरेट सुलगा लिया और आइंदा के लाहे अमल पर गौर करने लगा। एहसान ने बताया था कि हर 10 साल के बाद इलाहाबाद में गंगा और जमुना के संगम पर साधुओं का एक अजीम इज्तिमा होता है। उसमें जब तक कम से कम 10 लाख साधु, जोगी और इसी किस्म के दूसरे लोग इकट्ठे न हो जाएं, मेले का आगाज नहीं होगा। इस साल भी वहां जोगियों और साधुओं का इज्तिमा होने वाला है, मगर अभी उसमें 2 हफ्ते बाकी थे। मगर मैं इस इज्तिमा को अपनी आंखों से देखना चाहता था। मैंने सोचा था कि मौका मिलते ही साधुओं के इस जम्मे गफीर पर भी हमला कर दूंगा, ताकि भारत का बच्चा बच्चा मेरा नाम लेकर थर थर कांपने लगे। तभी एहसान की आवाज ने मुझे चौंका दिया। किस सोच में गुम हो गए कामरान? आओ जरा चहलकदमी कराएं। इस वक्त पुलिस का खतरा भी नहीं है, वो लोग भी लंबी ताने सो रहे होंगे। मैंने सर्दी से बचने के लिए अपनी जैकेट पहनी, बगली होल्स्टर में .38 कोल्ट रिवॉल्वर लगाया और जिस्म के गिर्द एक गर्म चादर लपेट कर बाहर आ गया। अभी हम कुछ ही दूर गए थे कि मुझे एक आदमी भागता हुआ दिखाई दिया। उमूमन लोग सुबह सवेरे जॉगिंग करते हैं, इसलिए मैंने उस पर कोई तवज्जो न दी। भागने वाला करीब आया तो उसे पहचान कर मैं बुरी तरह चौंक उठा। उसका सांस फूला हुआ था और चेहरे पर बदहवासी के तासुरात थे। वो अच्छे मियाँ थे, वही अच्छे मियाँ जिन्होंने मुझे अपने घर में पनाह दी थी। मैंने अच्छे मियाँ से पूछा, आप इस वक्त कैसे आए? खैरियत तो है? अच्छे मियाँ ने गुलूगीर लहजे में कहा, खैरियत कहाँ है कामरान मियाँ, पुलिस वालों ने अभी फजर की नमाज से पहले हमारे घर पर छापा मारा। उन्हें दरअसल कामरान मियाँ की तलाश थी। जरा सी देर में उन्होंने पूरा घर उलट पलट दिया। जिस कमरे में तुम ठहरे हुए थे वहां से उन्हें सिगरेट का एक मसला हुआ टुकड़ा मिल गया। इंस्पेक्टर बहुत काइयां हैं। उसने पूछा, तुम्हारे घर में ये गैर मुल्की सिगरेट कौन पीता है? मैंने कहा कि कभी कभार मैं पीता हूँ। तो वो तमस्खराना अंदाज में बोला, तुम्हारी साथ पुश्तों में कभी किसी ने सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया होगा। मुझे यकीन है कि वो हरामजादा पाकिस्तानी एजेंट यहीं कहीं छुपा हुआ है। उनके तलाशी में नाकाम होने के बाद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया और कहा कि थाने पहुंचते ही ये फरफर बताएगा कि वो हरामजादा अब कहां छुपा हुआ है। रात ही उसने हमारे कई आदमियों को नाकारा कर दिया है। एहसान ने कहा, इकबाल अभी थाने में ही होगा। इससे पहले कि वो उसे कोर्ट में पेश करें, हमें उसे वहां से निकालना होगा। उसने रिवॉल्वर जेब से निकाल कर उसका मैगजीन चेक किया। मैं पहले ही मुसल्ला था। मैंने कहा, चलो एहसान, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो बोला, तुम्हारा वहां जाना खतरनाक है, तुम यहीं बैठो, इसके लिए मैं और मेरे साथी काफी हैं। मैंने कहा, मैं इस किस्म के छोटे मोटे खतरों से डरने वाला नहीं हूँ। तभी पुश्त से आवाज आई, वेरी गुड। ऐसे ही जीदारों से हमारी दाल रोटी चलती है। मैंने घूमकर बोलने वाले की तरफ देखा तो सन्नाटे में रह गया। वो पुलिस इंस्पेक्टर था। ये भी कोई ऐसी खास बात न थी कि उसके हाथ में न जाने किस जमाने का रिवॉल्वर था। ये बहरहाल तय था कि उसमें से गोली भी जरूर निकलती होगी। मैंने संभल कर सर्द लहजे में कहा, मिस्टर इंस्पेक्टर, आपने मुझसे कुछ कहा? उसने जहरीले लहजे में कहा, जी हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। क्या मैं आपका शुभ नाम पूछ सकता हूँ? फिर वो डपट कर एहसान से बोला, नहीं, कोई हरकत मत करना वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। फिर वो दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। बोला, तुम किस विचार में थे? क्या हमारी आंखों में धूल झोंक कर यहाँ से निकल सकते थे? मैंने तजाहुल से काम लिया, कहा, मैं समझा नहीं। वो बोला, नहीं समझे तो अब समझ जाओगे, चलो मेरे साथ। फिर उसने जोरदार आवाज लगाई, प्यारे लाल, गोपाल, अपने आदमियों को इधर ले आओ। एहसान बोला, तुम जानते हो ऑफिसर कि ये किसका मेहमान है। वो इसे ज्यादा दिन तक हवालात में नहीं रहने देंगे और तुम अपनी जान से अलग जाओगे। फिर वो राज़दाराना अंदाज में बोला, मामले को यहीं खत्म कर दो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। इस दौरान में पुलिस के जवान चारों तरफ से हमें घेर चुके थे। दिन का उजाला आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा था और अब सब कुछ मुझे वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा था। एहसान की बात सुनकर इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और उसके मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि चटाख की आवाज बहुत दूर तक गई। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रहा था, हरामजादा मुझे इंस्पेक्टर सिंह को खरीदने की बात कर रहा था। ये कहकर उसने एहसान के मुंह पर दूसरा थप्पड़ जड़ दिया, मगर ये थप्पड़ उसे बहुत महंगा पड़ा। एहसान ने उछलकर उसकी नाक पर जोरदार किक मारी और पलक झपकते में उसका दकियानूसी रिवॉल्वर छीन लिया। फिर वो डपट कर बोला, अपने आदमियों से कहो कि हथियार फेंक दें, वरना कम से कम तुम जरूर जान से जाओगे। इंस्पेक्टर ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, अपने हथियार फेंक दो। उसकी आवाज में सदमे और बेबसी की झलक थी। उन लोगों ने जो ही राइफलें फेंकी, मैं झपट कर आगे बढ़ा और जल्दी जल्दी राइफलें समेटने लगा। वो तादाद में 6 थे। एहसान ने पूछा, तुम्हारे पास जीप तो जरूर होगी इंस्पेक्टर, अब हमें उस जीप तक ले चलो। इंस्पेक्टर ने बेबसी से होंठ काटते हुए कहा, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। एहसान बोला, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, जल्दी करो और हमें जीप तक ले चलो।
मैंने एक कांस्टेबल की बेल्ट उतरवाई और राइफल्स का गट्ठा सा बनाकर उन्हें बेल्ट में बांध लिया। फिर उसी कांस्टेबल को वो गट्ठा सर पर उठाने का हुक्म दिया जिसकी बेल्ट उतरवाई थी। उसने मुंह ही मुंह में एक गंदी सी गाली दी और राइफलें उठाकर सर पर रख ली। बाकी कांस्टेबल्स को मैंने जमीन पर औंधा लेटने का हुक्म दिया और उल्टे पैरों जीप की तरफ बढ़ने लगा। अच्छे मियाँ हैरत से कभी मुझे और कभी इंस्पेक्टर को देख रहे थे। वो बिल्कुल गुंग होकर रह गए थे। मैंने कहा, अच्छे मियाँ आप जाएं, हम थोड़ी देर में आपके भाई को लेकर आते हैं। अच्छे मियाँ ने जल्दी से कहा, नहीं कामरान मियाँ, अब तुम थाने की तरफ मत जाना, वहां से तुम बचकर नहीं निकल सकोगे। उन्होंने एक नजर इंस्पेक्टर को देखा, फिर बोले, मेरे भाई को ये लोग ज्यादा देर कैद में नहीं रख सकते, मैं पुलिस पर हब से बेजा का मुकदमा कर दूंगा। उनकी बात सुनकर इंस्पेक्टर तंजी अंदाज में हंसा और बोला, ये हिंदुस्तान है, यूरोप या अमेरिका नहीं है, तुम्हारे भाई की तो लाश कभी सुराग नहीं मिलेगा। एहसान ने गजबनाक लहजे में कहा, उसे तू ही वहां से निकालेगा हरामजादे, वरना मैं तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। मैंने कहा, इसे थाने ले जाना मुनासिब नहीं है, हम इसी को यरगमाल बनाकर अच्छे मियाँ के भाई को छुड़ाएंगे। इसी दौरान में कांस्टेबल ने तमाम राइफलें जीप में ढेर कर दी। उजाला फैलता जा रहा था। मेरा जहन इस सूरत हाल पर बहुत तेजी से गौर कर रहा था। अगर हम इंस्पेक्टर को ले भी जाते तो फौरन ही उसके अगवा की इत्तला पुलिस को मिल जाती, फिर पूरे इलाहाबाद की पुलिस हमारे पीछे लग जाती। वो लोग चश्मे ज़दन में शहर की नाकाबंदी कर देते और हम लोग किसी चूहे की तरह पकड़े जाते। तभी एहसान की आवाज ने मुझे चौंका दिया। क्या सोच रहे हो कामरान, जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जुमला अधूरा रह गया क्योंकि सायरन की करख्त आवाज ने सन्नाटा मजरूह कर दिया। एहसान ने वहशतज़दा लहजे में कहा, भागो कामरान, पुलिस की गाड़ियां इसी तरफ आ रही हैं। मैंने इंस्पेक्टर की कनपटी पर जोरदार हाथ रसीद किया तो वो कटे हुए दरख्त की तरह औंधे मुंह जमीन पर गिर गया। मैं झपटकर जीप में सवार हो गया। दूसरी तरफ से एहसान भी सवार हुआ और जीप का इंजन स्टार्ट कर दिया। अच्छे मियाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने उन्हें आवाज भी दी मगर कोई जवाब न मिला। एहसान ने कहा, अच्छे मियाँ को छोड़ो, उनसे ज्यादा तुम खतरे में हो। ये कहकर उसने झटके से जीप आगे बढ़ा दी। सायरन की आवाज अब बिल्कुल नजदीक आ गई थी। मैं मुसलसल पीछे देख रहा था। सूरज तुलू हो चुका था, इसलिए मुझे सब कुछ वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा था। अचानक मुझे पुलिस की 2 जीपें नजर आईं। वो बहुत बर्क रफ्तारी से हमारे पीछे आ रही थी। फिर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। मैंने एहसान से रिवॉल्वर लेकर 2-3 जवाबी फायर किए तो पीछे वाली जीपों की रफ्तार सुस्त हो गई, मगर वो अब भी हमारे पीछे आ रही थी। एहसान बहुत महारत और बर्क रफ्तारी से ड्राइविंग कर रहा था, मगर पुलिस जीप के ड्राइवर भी बहुत मशाक थे। वो किसी भी तरह हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। एहसान ने कुछ सोचते हुए कहा, कामरान, अगले मोड़ पर मैं जीप की रफ्तार कुछ कम करूंगा, तुम वहीं उतर जाना, मैं पुलिस को अपने पीछे लगा कर ले जाऊंगा। मैंने सख्त लहजे में कहा, नहीं एहसान, अपनी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालूंगा। एहसान चिढ़कर बोला, पागल हो तुम, मौका देखकर मैं भी जीप छोड़ दूंगा, इसमें भला क्या खतरा है मेरी जान को। फिर अगर मैं पकड़ा भी गया तो खान साहब 1 घंटे के अंदर अंदर छुड़ा लेंगे। तुम्हारी बात और है, तुम पर बहुत संगीन नौयत के इल्जामात हैं, मेरी बात मान लो प्लीज। मैं अजीब शशोपंज में मुब्तला हो गया। मुझ पर वाकई इतने संगीन इल्जामात थे कि मेरा बचना मुहाल था। एहसान ने चीख कर कहा, यह सोचने का वक्त नहीं है कामरान, मैं अगले मोड़ पर जीप की रफ्तार कम करूंगा, तुम छलांग लगा देना, फिर बाएं हाथ की समत में चले जाना, वहां एक आबादी है। फिर उसने मेरी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया और बोला, खुदा हाफिज कामरान, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। फिर वो विंड स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हो गया, बोला, तैयार हो जाओ, मोड़ आने वाला है। मैंने घूम कर देखा, पुलिस की गाड़ियां भी बर्क रफ्तारी से हमारे पीछे आ रही थीं। वो शायद इलाहाबाद का निवाही इलाका था। सड़क की दोनों जानिब दरख्त और खुदरौ झाड़ियां उगी हुई थीं। मोड़ काटते ही एहसान ने जीप की रफ्तार कुछ कम कर दी। मैंने पायदान पर लटक कर अपने जिस्म को तोला और मखसूस अंदाज में सिमट कर जंप लगा दी। मैंने 2-3 कलाबाजियां खाईं। मेरे घुटनों और कमर में अच्छी खासी चोट लगी थी, मगर यह वक्त चोटों पर तवज्जो देने का नहीं था। मैं फुर्ती से झाड़ियों में रेंग गया। एहसान की जीप पलक झपकते में बहुत दूर निकल गई थी। मुझे झाड़ियों में छुपे हुए मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा कि सायरन की आवाज एकदम वाजे हो गई। फिर पुलिस की दोनों जीपें सन्नाटे से गुजर गईं। उनके जाने के कुछ देर के बाद मैं झाड़ियों से निकला और एहसान की बताई हुई समत में रवाना हो गया। शदीद सर्दी के बावजूद इस भाग दौड़ में मेरा जिस्म पसीने में शराबोर हो गया था। अब ठंडी हवा मेरे भीगे हुए जिस्म से टकराई तो मुझे शदीद सर्दी महसूस हुई। मेरे जिस्म पे सिर्फ एक बारीक सा कुर्ता और पाजामा था। घर से रवाना होते वक्त मैंने जिस्म के गिर्द गर्म चादर लपेटी थी जो अफरा तफरी में वहीं गिर गई थी। मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। यह सोचकर मैं हौल कर रह गया कि बगैर पैसों के मैं क्या करूंगा। खाली जेब होने की सूरत में इंसान की आधी मौत तो पहले ही वाक़ हो जाती है। कम से कम मेरे साथ तो यही मसला था। अगर मेरी जेब में कुछ रकम होती तो मैं इतना परेशान ना होता।
इस अजनबी मुल्क और अजनबी शहर में भला कौन मुझे पनाह दे सकता था। जरूरी तो नहीं कि हर आदमी अच्छे मियाँ ही की तरह सोचता हूँ। अब मैं आबादी तक पहुंच चुका था। वो इलाहाबाद का कोई निवाही गांव था। मेरे दाएं तरफ चंद कच्चे पक्के घर थे और बाएं तरफ दूर तक खेतों का सिलसिला था। मैंने रुककर चंद लम्हे गौर किया, फिर आबादी में जाने की बजाय खेतों की तरफ निकल गया। सूरज पूरी तरह तुलू हो चुका था। हर तरफ धूप फैली हुई थी, मगर धूप में भी वो तमाज़त नहीं थी जो सर्दी को कम कर सकती। खेतों से जरा हटकर कुछ फासले पर दरख्तों का एक झुंड था। मैं उसी तरफ बढ़ गया। दरख्तों के झुंड में किसी किसान ने एक झोंपड़ी बना रखी थी जो बाहर से नजर नहीं आई थी। झोंपड़ी के बाहर दरख्त के नीचे एक चारपाई पड़ी थी, मगर उस वक्त वो खाली थी। झोंपड़ी का दरवाजा भी भिड़ा हुआ था। मैं दबे पांव झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। दरवाजे से कान लगाकर अंदर की सुनगुन लेने की कोशिश की, मगर वहां बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने दरवाजे को धकेला तो वो खुल गया। मैंने अंदर झांका, वहां कोई भी नहीं था। एक तरफ प्याल और खुश्क घास का ऊंचा सा ढेर लगा था, दूसरी तरफ मिट्टी का एक हुक्का, छोटी सी एक अंगीठी और मिट्टी के कुछ बर्तन पड़े थे। बाहर की निस्बत यहाँ सर्दी भी कम थी। मैंने दरवाजा दोबारा भेड़ दिया और आहिस्ता आहिस्ता प्याल की तरफ बढ़ गया। मैंने रात होने तक यहीं छुपने का फैसला कर लिया था। इसमें भी खतरा था। झोंपड़े का मालिक किसी भी वक्त आ सकता था, मगर फौरी तौर पर मुझे कोई और सूरत भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं अल्लाह का नाम लेकर प्याल के उस ढेर में घुस गया। प्याल के सख्त तिनके मेरे चेहरे और गर्दन पर चुभ रहे थे, मगर मुझे वो तकलीफ बुरी नहीं लग रही थी, क्योंकि प्याल में घुसते ही सर्दी का एहसास जाता रहा था। जब जिस्म को थोड़ा सा आराम मिला तो मुझे नींद आने लगी। वैसे भी मैं रात के 3:30 बजे तक एहसान से बातें करता रहा था, उसे अपने माजी के वाकयात सुनाता रहा था। वही सुनाते सुनाते मुझे नींद आ गई। फिर फजर की नमाज से पहले मेरी आंख खुल गई। उसके बाद ये अजाब नाजिल हो गया था। मैंने अपने जिस्म को अच्छी तरह प्याल में छुपा लिया कि अगर मैं सो भी जाऊं तो फौरी तौर पर मुझे कोई देख न सके। फिर न जाने कब मुझे नींद आ गई। मेरी आंख खुली तो किसी की बुलंद आवाज में गाने की आवाज आई। शायद झोंपड़ों का मालिक वापस आ गया था। मुझे ये भी अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी देर तक सोता रहा हूँ। प्याल में छुपे होने की वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था कि बाहर दिन है या रात हो चुकी है। अचानक झोंपड़ी के बाहर से कोई बोला, रामू भैया। अंदर से कोई आवाज आई, आ जाओ हरी भाई। फिर कोई खांसता हुआ अंदर आ गया। आने वाला बहुत बुरी तरह खांस रहा था। रामू ने कहा, हरी भैया तुम इस खांसी का इलाज क्यों नहीं करते, ये तो बढ़ती ही जा रही है। हरी भाई हाँफते हुए बोला, अरे अपना किसे होश है रामू भैया। फिर अचानक उसका लहजा दुखी हो गया। बोला, मुझसे गरीब आदमी को भगवान बेटी क्यों देता है, और बेटी देता है तो उससे सुंदरता क्यों देता है। रामू बोला, कैसी बातें करते हो हरी भैया, पुष्पा ठीक तो है ना। हरी ने गुलूगीर लहजे में कहा, इसी का तो रोना है रामू भैया। कल शाम उसे छोटे ठाकुर ने देख लिया। सुबह होते ही उनका आदमी मुझे बुलाने आ गया। मैं गया तो छोटे ठाकुर ने कहा, पुष्पा को काम करने के लिए हवेली भेज दिया करो। मैंने कहा भी कि सरकार, मेरी घरवाली तो पहले ही बीमार है, मेरी बेटी ही हवेली में काम करती है और पुष्पा अभी बहुत छोटी है। रामू एकदम संजीदा हो गया। बोला, तो फिर उसने क्या कहा। हरी ने कहा, कहने लगा, वो तुझे छोटी नजर आती है बुढ़े, सीधी तरह उसे हवेली भेज दे, वरना तू मुझे अच्छी तरह जानता है। रामू ने नफरत भरे लहजे में कहा, बड़े ठाकुर के देहांत के बाद तो छोटे ठाकुर ने वो परपुर्जे निकाले हैं कि बड़ी मालिकन तक को झिड़क देता है। गरीब की बहू बेटी की तो कोई इज्जत ही नहीं है। हरी सिसकने लगा। बोला, पर अब मैं क्या करूं, क्या अपनी भोली भाली फूल सी बच्ची को उस पापी के हवाले कर दूं। रामू ने जल्दी से कहा, नहीं हरी भैया नहीं, मर्द होकर रोते हो। हरी बोला, फिर क्या करूं रामू भैया, मुझे बताओ मैं क्या करूं। मेरे बस में होता तो इस हथियारे छोटे ठाकुर का खून कर देता, मगर खून तो मैं अब भी कर सकता हूं। उसकी आवाज में अजीब सी वहशत थी। फिर बोला, मैं पुष्पा का खून कर दूंगा। रोज रोज मरने से अच्छा है कि वो एक ही बार मर जाए। रामू बोला, क्या बक रहे हो हरी भैया, तुम अपने हाथों से अपनी बेटी का खून करोगे। हो सकता है छोटे ठाकुर को किसी काम करने वाले की जरूरत हो। हरी बोला, नहीं रामू भैया, मुझे बहलाओ मत। इससे पहले छोटे ठाकुर ने बसंती के साथ क्या किया, क्या तुम नहीं जानते। राधा और निर्मला के साथ जो कुछ हुआ उसे भी पूरा गांव जानता है। नहीं रामू भैया, मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं पुष्पा को अपने हाथ से मार दूंगा। हरी बिलक बिलक कर रोने लगा। मेरा दिल जैसे कोई मुट्ठी में लेकर मसलने लगा हूं। मैंने सोचा, क्या दुनिया भर में यही कुछ होता है। मेरे अपने मुल्क में भी गरीबों पर यही जुल्म हो रहा था। यहाँ भी चेहरे बदले हुए थे, मजहब बदला हुआ था, मगर वही कुछ हो रहा था। हरी ने जिस अंदाज में बेटी को कत्ल करने की बात की थी, उससे मुझे यकीन था कि वो वाकई उसे मार देगा। वो इसके अलावा और कर भी क्या सकता था। तभी अचानक मेरी नाक में प्याल का कोई तिनका घुस गया। मेरी नाक में बुरी तरह सरसराहट हुई और मेरे लाख जब्त करने के बावजूद मुझे जोरदार छींक आ गई।
वो दोनों बोलते बोलते एकदम खामोश हो गए। फिर रामू टपट कर बोला, कौन है, बाहर आओ।